welcome back to my channel Nursing Era. In today's video, we will cover the nursing care plan for dengue fever. This will help you understand how to assess, diagnose, and manage dengue fever effectively. If you are new here, make sure to subscribe for more nursing related content. Now let's begin. Before making the nursing care plan on dengue fever, we should have the idea about what is dengue fever. So we will have a very brief overview about what is dengue fever. What is dengue fever? What is dengue fever? Dengue fever is a mosquito-borne viral infection. Number one, it is mosquito-borne viral infection. ठीक है, उसके बाद है that is caused by the dengue virus. That is caused by डेंगी वायरस, जो कि डेंगी वायरस से ट्रांसमिट होता है, कॉज होता है और ट्रांसमिटेड बाय caused by dengue virus and transmitted by किस से ट्रांसमिट होता है? through the bite of infected female Aedes mosquito. Bite of female Aedes mosquito. एक मादा मच्छर जिसका नाम एडीज होता है उसके काटने की वजह से ट्रांसमिट होता है. उसके बाद हम बात करेंगे कि ये कौन कौन से इलाकों में जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है. तो इट कॉमनली occurs in which regions? In the tropical and plus subtropical. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स होती हैं उनमें ये जो डेंगी मॉस्किटो है वो मोस्टली जो है पाया जाता है. उसके बाद अगर हम उसके सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स जो कि उस मादा एडीज मॉस्किटो के काटने की वजह से होते हैं उनमें शामिल हैं हाई फीवर. ठीक है, उसके बाद सिवियर बॉडी पेन, and skin rashes. These are most commonly symptoms. ठीक है, skin rashes and drop in the platelet count. Drop in platelet count. okay, प्लेटलेट जो काउंट होता है नॉर्मल तो उसमें ड्रॉप डाउन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. उन कॉम्प्लिकेशंस में अगर ये सिम्टम्स सीवियर हो जाती हैं तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि पेशेंट ब्लीड करना भी स्टार्ट कर सकता है और शॉक में भी जा सकता है. तो उसमें दो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्लीडिंग एंड शॉक. तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट द डेंगू फीवर. ठीक है बच्चों, इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, हाउ टू मेक द नर्सिंग केयर प्लान ऑन द डेंगू फीवर. ठीक है बच्चों, सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि नर्सिंग प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं. नंबर 1 इज असेसमेंट, नंबर 2 इज डायग्नोसिस, नंबर 3 इज प्लानिंग, नंबर 4 इज इंटरवेंशन प्लस सेशनल एंड नंबर 5 इज इवैल्यूएशन. सो वन बाय वन हम लोग जो है डेंगू फीवर के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, हर एक कंपोनेंट पे बात करेंगे. सो एज वी नो दैट असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट के बारे में. दो तरीकों से पेशेंट का डाटा कलेक्ट करते हैं. नंबर 1 इज विया सब्जेक्टिव डाटा हम लिखते हैं. ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है ऑब्जेक्टिव डाटा. इन तमाम नर्सिंग के कंपोनेंट्स के ऊपर बात की जा चुकी है. आप को मेरी प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी मेरी वीडियोस के अंदर, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ये लेक्चर ले सकते हैं. तो अगर हम अब बात करेंगे कि सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा की, तो सब्जेक्टिव डाटा क्या होता है कि वो डाटा जो कि पेशेंट कंप्लेन करता है, पेशेंट आके हमें बताता है, पेशेंट कंप्लेंट करता है वो डाटा. ठीक है, पेशेंट कंप्लेन करता है. और ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है? जो कि नर्स या जो डॉक्टर होता है वो ऑब्जर्व करता है. इसमें ऑब्जर्वेशन भी आ जाएंगी और कुछ लैब फाइंडिंग्स भी आ जाएंगी. ठीक है, तो पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? इस डेंगू फीवर के साथ जो पेशेंट आएगा वो क्या कंप्लेन करेगा कि आई हैव अ सीवियर हेडेक. पेशेंट कहेगा कि मुझे सीवियर हेडेक है, मुझे सीवियर हेडेक है और अब मुझे पेन है बिहाइंड द आईज.
ठीक है? क्या आके बताएगा कि मुझे सिवियर हेडेक है और पेन बिहाइंड द आईज़ है। उसके बाद क्या है कि वो बोलेगा कि मेरी होल बॉडी में पेन है, होल बॉडी इचेज़ है, ठीक है? होल बॉडी में इचेज़ है स्पेशली माय जॉइंट्स एंड मसल्स में। वो बोलेगा कि मेरे जॉइंट्स एंड मसल्स में स्पेशली पेन है। उसके बाद क्या है कि आई फील एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वीक। क्या कहेगा? एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वीक। वो कहेगा कि मैं एक्सट्रीमली टायर्ड फील करता हूँ और वीक फील करता हूँ। उसके बाद वो बोलेगा आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, लॉस्ट माई एपिटाइट, कि उसकी भूख खत्म हो गई है। तो पेशेंट क्या बोलेगा कि मेरी भूख खत्म हो गई है। उसके बाद क्या है, वो बोलेगा आई एम फीलिंग डिजी, कि मैं डिजी फील करता हूँ और लाइट हेडेड फील करता हूँ। तो ये था सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट आकर नर्स या डॉक्टर को बताएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा की। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन और लैब फाइंडिंग्स आ जाती हैं, ठीक है? अब जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसमें हम लोग वाइटल साइंस चेक करेंगे, ठीक है? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अंदर ये आ जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम वाइटल साइन करेंगे तो वाइटल साइन से क्या पता चलेगा कि जो पेशेंट का फीवर है वो हाई ग्रेड फीवर हो चुका है, ठीक है? फीवर जो है वो हाई है, यानी कि जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ चुका है, यानी कि उससे बढ़ गया है, 38.5 से भी बढ़ गया है। और अगर हम हॉट फॉरेनहाइट स्केल की बात करते हैं तो 101.3 फॉरेनहाइट स्केल है, कि उसका फीवर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो ग्रेटर देन 38.5 है, एंड अगर फॉरेनहाइट स्केल में है तो 101.3 है, जिनकी फीवर बहुत हाई है। ये वाइटल साइन से पता चला है। उसके बाद जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा तो उसे क्या पता चलेगा कि उसकी बॉडी के ऊपर स्किन रैशेज हैं, जिनके रेड स्पॉट्स आ गए हैं। पेशेंट के होल बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स प्रोमिनेंट होंगे, ठीक है? फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद। और जब वो जो टॉर्नी कोई टेस्ट करवाया जाता है स्पेशली फॉर द डेंगू फीवर के लिए करवाया जाता है, तो पेशेंट का वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद जो है अगर हम लैब वैल्यूज़ की बात करते हैं तो जब हम ब्लड सैंपल्स भेजेंगे फॉर द सीबीसी तो उसके अंदर जो प्लेटलेट काउंट है वो ड्रॉप डाउन हो चुकी होगी। तो लो प्लेटलेट काउंट होगी, यानी कि लेस देन नॉर्मल वैल्यू से कम हो चुकी होगी। तो प्लेटलेट काउंट क्या है कि वो ड्रॉप हो चुका होगा। और उसके बाद कुछ हमें जो है साइंस मिलेंगे डिहाइड्रेशन के। कैसे कि जब फिजिकल एग्जामिन कर किया जा रहा होगा तो डिहाइड्रेशन के साइंस हमें मिलेंगे कि उसका जो माउथ होगा वो ड्राई होगा, माउथ जो है वो ड्राई होगा। उसके बाद जो है उसकी जो आइज़ हैं वो सनकन आइज़ होंगी, और जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो चुका होगा, यानी कि रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट। तो बच्चों ये था सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, ठीक है? फॉर द इन द कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकंड कंपोनेंट की, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। अबाउट सेकंड कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग केयर प्रोसेस, ठीक है? तो सेकंड जो कंपोनेंट है वो है डायग्नोसिस, ठीक है? इसके अंदर हम लोग पेशेंट की एक्यूट और पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है? और हमेशा जो डायग्नोसिस हम बनाएंगे तो वो नंदा की अप्रूव्ड इशूदा नर्सिंग डायग्नोसिस ही यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके अंदर हम लोग तकरीबन 5 नर्सिंग डायग्नोसिस का को डिस्कस करेंगे और उनकी इंटरवेंशन की भी बात करेंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि जब आप ये केयर प्लान बना रहे हो तो सारी की सारी डायग्नोसिस ऐड कर लें, ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है? तो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट ये एक नंदा की नर्सिंग डायग्नोसिस हमने उसको उठाया है और इसको हम रिलेट कर सकते हैं डेंगू फीवर जो है साइन सिम्टम्स के साथ। तो क्या है कि रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को हम रिलेट कर सकते हैं कि उसमें जो पानी का जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो कम हो चुका है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन की वजह से, तो क्या वजह थी, रिलेट कर सकते हैं हम डिहाइड्रेशन के साथ, ठीक है? उसके बाद हम सेकंड नंबर पे दूसरी नर्सिंग डायग्नोसिस को देखेंगे, जो कि है इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी यानी कि जब हमने फिजिकल एग्जामिन किया था पेशेंट का तो हमें पता चला कि फिजिकल जो उसकी स्किन है उसमें इंटेग्रिटी जो है वो इम्पेयर हो चुकी है, यानी कि रैशेज प्रोमिनेंट हो गए हैं। तो हम रिलेट कर सकते हैं रैशेज के साथ, ठीक है? तो ये हमने रिलेट कर दिया रैशेज के साथ। उसके बाद हमारे पास थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं रिस्क फॉर ब्लीडिंग, ठीक है बच्चों? रिस्क फॉर ब्लीडिंग को हम लोग जो है हम किससे रिलेट कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं लो प्लेटलेट काउंट के साथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
नीट्रोपिनिया यानी कि लो प्लेटलेट काउंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4 यानी कि हाइपरथर्मिया भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है, तो हम हाइपरथर्मिया को हम रिलेट कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन के साथ, डेंगू वायरल इन्फेक्शन के साथ, क्योंकि इन्फेक्शन से ही फीवर होता है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं रिलेटेड टू द वायरल इन्फेक्शन। एंड लास्ट में है एक्यूट पेन, क्योंकि सीवियर बॉडी पेन होता है, तो हम इसमें नंदा की ये वाले डायग्नोस भी ऐड कर सकते हैं, दैट एक्यूट पेन रिलेटेड टू द मसल एंड जॉइंट इन्फ्लामेशन। क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि पूरे बॉडी में पेन वो जो है कंप्लेन कर रहा था, स्पेशली इन द जॉइंट एंड मसल्स, तो हम लोग इसमें जो है रिलेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों ये जो है टोटल 5 नर्सिंग डायग्नोसिस है जो कि हम डेंगू फीवर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हम लोग जो है मूव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज प्लान। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्लानिंग, कि हम लोग ऐसे क्या प्लानिंग बनाएंगे जिसकी वजह से जो है हम लोग इंटरवेंशन करके तो उन एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि हम लोगों ने मेंटेन जो है करना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। ठीक है बच्चों, मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। ठीक है, कि पेशेंट की हमने हाइड्रेशन को, एडिक्वेट हाइड्रेशन को मेंटेन कर लेना है। उसके बाद दूसरी प्लानिंग बनाएंगे कि हम लोगों ने प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस से। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हमने पहले भी जिक्र किया है, इनके ब्लीडिंग एंड शॉक। ठीक है, इन कॉम्प्लिकेशन से हमने प्रिवेंट करना है पेशेंट को। उसके बाद क्या है कि हमने रिलीव करना है पेन, पेशेंट को पेन फ्री करना है और इम्प्रूव करना है पेशेंट की, एंड इम्प्रूव करना है पेशेंट की कंफर्ट को। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम लास्ट में क्या है कि एजुकेट करेंगे पेशेंट को और उसके केयर गिवर्स को, पेशेंट को भी एजुकेट करेंगे, केयर गिवर्स को भी एजुकेट करेंगे ऑन जो भी सिम्टम्स होंगे डेंगू के, उनके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमने प्लान बना लिया है कि हम इन एक्सपेक्टेड आउटकम्स को अचीव करेंगे आफ्टर टेकिंग एक्शन और आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंटरवेंशन। ठीक है, ये था हमारे पास प्लानिंग के बच्चों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 4 इंटरवेंशन। अब हम बात करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन एंड रेशनील की बात करेंगे। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक एक्शन टेक करते हैं, एक्शन लेते हैं कि हम लोगों ने जो प्लान किया था उनको हमने अचीव करना होता है। अब वन बाय वन जो हमने डायग्नोसिस बनाई थी, ठीक है, 5 नर्सिंग डायग्नोसिस थी, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है नंबर 1 थी रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। डेफिसिट, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करेंगे तो हम लोगों ने क्या इंटरवेंशन देनी है, वन बाय वन देखेंगे कि हम लोगों ने उसके वाइटल साइंस जो हैं उनको मॉनिटर कर लेना है सबसे पहले। उसके बाद हम लोगों ने वाइटल साइंस में स्पेशली क्या क्या देखना है, बीपी को चेक करना है, पल्स को चेक करना है और यूरिन आउटपुट को देखना है। ठीक है बच्चों, वाइटल साइंस के तक क्या देखेंगे, बीपी देखेंगे, पल्स देखेंगे और यूरिन आउटपुट को देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम लोगों ने उसको जो ओरल जो है रिहाइड्रेशन, उसके लिए इनकरेज करेंगे। ठीक है, इनकरेज करेंगे पेशेंट को फॉर द ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको कोकोनट वाटर भी दे सकते हैं और फ्रेश जूसेस भी दे सकते हैं। ठीक है, इस डेफिसिट को कम करने के लिए हम लोग क्या करना है, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है, ये हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा कोकोनट वाटर दे सकते हैं और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, IV फ्लूइड को एडमिनिस्टर करवाएंगे। ठीक है, एडमिनिस्टर करवाएंगे IV फ्लूइड्स को, IV फ्लूइड्स को एडमिनिस्टर करवाएंगे ताकि उसकी जो भी वाटर की डेफिशिएंसी है वो कम हो जाए, उसकी जो है वो फिल हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, अगर तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक पे जा रहा है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में है, तो उसको हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड्स देंगे। उसके बाद हम लोग हीमोक्रेटिक वैल्यू यानी कि हेमाटोक्रिट जो लेवल्स हैं उनको भी मॉनिटर करेंगे।
क्योंकि जब इंक्रीज लेवल्स होंगे तो उससे इंडिकेट कर रहा होगा कि प्लाज्मा लीकेज हो रही है। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये क्यों करवाएंगे, ये चेक करने के लिए कि अगर हेमाटोक्रिट लेवल बढ़ गया है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, प्लाज्मा, कहीं पर प्लाज्मा लीकेज हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अगर हमारे पास नर्सिंग डायग्नोज हम यूज़ करते हैं रिस्क फॉर द फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो हम इंटरवेंशन ये वाली करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर सेकेंड जो नर्सिंग डायग्नोज थी वो हमारे पास क्या थी, इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, ठीक है, जिसको हमने रिलेट किया था रैशेस के साथ। अब हमें क्या करना है कि हम लोगों ने असेस करनी है स्किन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, रैशेस के लिए, कोई भी ब्लीडिंग साइन होंगे उसके लिए। रैशेस प्लस कोई भी ब्लीडिंग साइंस हैं तो हम लोग उसके लिए जो है हम लोगों ने क्या करना है, असेस करनी है स्किन। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने स्किन को क्लीन करना है। क्लीन करना है स्किन को, क्योंकि इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है तो स्किन को क्लीन करना होगा। और अगर कोई एक्सेसिव स्क्रैचिंग है तो हम लोगों ने उसको भी अवॉइड करवाना है। क्या करवाना है, एक्सेसिव स्क्रैचिंग है उसको भी अवॉइड करवाना है। स्किन को क्लीन करेंगे और स्क्रैचेस को अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कूल बाथ प्रोवाइड करनी है और कुछ लूजन कॉटन क्लॉथिंग का इस्तेमाल करवाना है इचिंग को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि स्किन इचिंग होती है। तो क्या करवाना है, हम लोगों ने प्रोवाइड करवानी है कूल बाथ प्रोवाइड करवानी है, प्लस क्या करवाना है, लूजन कॉटन, कॉटन के जो खुले कपड़े होंगे उनका इस्तेमाल करवाना है। किस चीज़ के लिए, रिड्यूस करवाने के लिए स्किन इचिंग को। तो ये हमारे पास हो गया इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी। अगर हम थर्ड डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास था रिस्क फॉर ब्लीडिंग। ठीक है बच्चों, रिस्क फॉर ब्लीडिंग। ठीक है, रिस्क फॉर ब्लीडिंग के अंदर हम लोगों ने क्या इंटरवेंशन करनी है, नंबर वन हम लोगों ने प्लेटलेट जो काउंट है वो हम लोगों ने मॉनिटर कर लेना है। ठीक है, मॉनिटर करने के बाद और हम लोगों ने एक और चीज़ देखनी है, वह है साइंस ऑफ ब्लीडिंग। क्या करना है, साइंस ऑफ ब्लीडिंग ये भी मॉनिटर करना है। साइंस ऑफ ब्लीडिंग कहाँ पर मॉनिटर करना है, यानी कि हम लोगों ने नोज ब्लीड्स चेक करनी है और गम्स, स्पेशली नोज ब्लीड्स चेक करनी है और गम्स के अंदर जो साइंस ऑफ ब्लीडिंग है हम लोग वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने IM इंजेक्शन जो दिए जाते हैं उनको अवॉइड करवाना है। क्या करवाना है बच्चों, IM इंजेक्शन से अवॉइड करवाना है। ठीक है, और कोई किसी भी इन्वेजिव प्रोसीजर जो होते हैं जो कि ज़रूरत नहीं होती जिनके, उनसे भी अवॉइड करवाना है। उसके बाद हम लोगों ने पेशेंट को एजुकेट करवाना है कि वो जो एनसैड्स हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, यानी कि एस्पिरिन हो गई, आइबुप्रोफेन हो गई, उससे अवॉइड करवाना है। कौन कौन सी, यानी कि हमारे पास एनसैड्स जो भी होंगे हमने उसको अवॉइड करवाना है पेशेंट को। यानी कि हम लोगों ने उनको बोलना है कि एस्पिरिन जो भी आप यूज़ करते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स के तौर पर, तो वो आप लोगों ने अवॉइड करवाने हैं, एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन का यूज़ नहीं करवाना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने पेशेंट को सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करवाना है और एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है किसी भी इंजरी को के चांसेस को कम करवाने के लिए। तो ये हमारे पास थे नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, अब हम जो है बात करते हैं नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोस की। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोस हमारे हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास थी हाइपरथर्मिया और उसके बाद थी एक्यूट पेन। तो हमारे पास है हाइपरथर्मिया, जिसको हमने रिलेट किया था वायरल इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको कैसे ट्रीट करना है, हम लोगों ने क्या करना है कि हमें मॉनिटर करना है पेशेंट के टेम्परेचर को रेगुलरली। रेगुलरली हमें पेशेंट के टेम्परेचर को मॉनिटर करना है। उसके बाद हम लोगों ने उसको टैपिड स्पंज देना है, स्पंज बाथ देने हैं। ठीक है, टैप वाटर के जो स्पंज बाथ हैं वो देने हैं। किस चीज़ के लिए, हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हाइड्रेशन को एनकरेज करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने एडमिनिस्टर करवानी है PCM, पैरासीटामोल टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाना है एज प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड, लेकिन हम लोगों ने एस्पिरिन नहीं देनी, एस्पिरिन नहीं देनी, जस्ट पैरासीटामोल का यूज़ करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट नर्सिंग डायग्नोस की इंटरवेंशन देखेंगे जो कि थी एक्यूट पेन। ठीक है बच्चों, एक्यूट पेन। ठीक है, एक्यूट पेन के अंदर क्या है कि हम लोगों ने रिलेट किया था मसल एंड जॉइंट इन्फ्लामेशन के साथ। तो हम लोग क्या क्या करेंगे कि हम लोगों ने पेन लेवल जो है पेशेंट का वो असेस करना है पेन स्केल यूज़ करके।
पेन स्केल यूज़ करके पेशेंट का पेन लेवल हम लोगों ने असेस करना है। उसके बाद हम लोगों ने एनकरेज करवाना है पेशेंट की रेस्ट को, कि रेस्ट करे और लिमिट एक्सेसिव मूवमेंट करे, कि ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट्स करने के लिए से अवॉइड करवाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करवाना है कि कोई भी अगर वो पेन में है तो प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स यानी कि पैरासीटामोल को एडमिनिस्टर करवा लेना है। एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब्ड PCN, ठीक है, जैसे कि एनाल्जेसिक्स का यूज़ करवाना है। तो ये हमारे पास थे लास्ट 2 नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, दैट इज इवैल्यूएशन, जिसके अंदर हम लोगों ने देखना होता है उसकी इफेक्टिवनेस, जो हमने इंटरवेंशन दी होती है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है कि जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड आउटकम्स बनाए थे इधर वो हम लोगों ने जो है अचीव कर लिए हैं या फिर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है इन द इंटरवेंशन फेज। ठीक है, तो इवैल्यूएशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा है कि पेशेंट ने एडिक्वेट हाइड्रेशन जो थी, जो हमने प्लान बनाया था कि वो मेंटेन करेगा, उसने मेंटेन कर लिया यहाँ पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है कि कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग, जो भी कॉम्प्लिकेशन से एक्टिव ब्लीडिंग या शॉक के जो कॉम्प्लिकेशन से ठीक है, वो कोई भी नो साइंस, कोई भी एक्टिव ब्लीडिंग के साइंस मौजूद नहीं थे। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लिमिट्स तक, ठीक है, वो नॉर्मल रेंज तक पहुंच गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पेन जो है वो भी इफेक्टिवली मैनेज हो जाता है, हो गया है आफ्टर दिस इंटरवेंशन, इफेक्टिवली मैनेज हो गया है। और उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं तो क्या है कि पेशेंट और जो उसकी फैमिली है उसने सिम्टम्स मैनेजमेंट, ठीक है, सिम्टम्स मैनेजमेंट जो उनको एडवाइजेज और जो उनको कंसल्टेशन या असिस्टेंस प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, एजुकेट किया गया था सिम्टम्स मैनेजमेंट के ऊपर। तो क्या है कि पेशेंट एंड फैमिली ने अंडरस्टैंड कर लिया, पेशेंट एंड फैमिली ने अंडरस्टैंड कर लिया एंड वन टू सीक द मेडिकल अटेंशन। ठीक है, तो ये था नर्सिंग केयर प्लान ऑन द डेंगू फीवर। दैट्स इट for today's video on the nursing care plan for dengue fever. If you found this helpful, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel for more nursing related content. See you in the next video. Stay safe and keep learning.